हेलो प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका सबल सेंचुरी में। और आज के इस वीडियो में हम रिवाइज कर रहे होंगे कंप्लीट न्यूक्लियाई का चैप्टर इन जस्ट 10 मिनट बच्चों। ठीक है, ये सीरीज अगर आपने कंप्लीट कर ली तो हर एक चैप्टर आपका प्रॉपर रिवाइज भी होगा, हर एक कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रेंथन भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। एटम के अलग अलग मॉडल्स प्रपोज्ड थे, जिसमें से एक मॉडल था रदरफोर्ड का, जिन्होंने कहा कि मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर, जिसे हम न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। ये जो न्यूक्लियस है बच्चों, ये कंसिस्ट करता है दो तरह के पार्टिकल्स, एक होते हैं प्रोटॉन्स, दूसरे होते हैं न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जिनके पास चार्ज प्लस ई होता है, न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूट्रल जिनके पास चार्ज होता है बच्चों जीरो। ठीक है, अच्छा, मास ऑफ प्रोटॉन को हम एमपी बोलते हैं, मास ऑफ न्यूट्रॉन को अपन एम एन बोलेंगे। अच्छा, एक और चीज है कि जो न्यूट्रॉन का मास है बेटा, वो स्लाइटली हायर देन मास ऑफ प्रोटॉन होता है, बट हम ऑलमोस्ट बराबर लेकर चल रहे होते हैं। अच्छा, अब बात ये बेटा कि न्यूक्लियस की साइज क्या होगी। ये जो आपने राउंड बनाया है, ये जो सर्कल आपने बनाया है, इस स्फीयर का रेडियस क्या होगा। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A टू द पावर 1/3, जहां पर A इज द मास नंबर। मास नंबर क्या होता है बेटा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को टुगेदर अगर आप ऐड कर देते तो हमें मास नंबर मिल जाता है। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/3 है। प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटाएंगे, एक कांस्टेंट यहां पर लगेगा बेटा, जिसे हम R0 कहेंगे। इसका वैल्यू होगा 1.2 फर्मी मीटर। अब अगर हमने इस न्यूक्लियस को कंसीडर किया कि ये स्फेरिकल होगा, तो वॉल्यूम होगा बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब। यहां से वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब एंड हेंस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए ऑल्सो। अब बच्चों डेंसिटी को क्या लिखोगे, ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम वी, राइट। अब वॉल्यूम अगर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है तो ए से कैंसिल आउट होगा, यानी कि डेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर है। समझना ऐसे आपको, दो अलग अलग आपके पास अगर न्यूक्लियाइड है, एक का ए नंबर 64 है, एक का ए नंबर 125 है, तो दोनों की रेडियस अलग अलग होगी लेकिन दोनों का डेंसिटीज सिमिलर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखें, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, प्रीवियस ईयर में काफी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अब बच्चों बात न्यूक्लियाई की हो रही, तो अब इस न्यूक्लियाई को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो किसी भी न्यूक्लियाइड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ऐसे एलिमेंट यहां पर होता है Z और ये हो जाएगा X बेटा। जैसे अगर आप लिखोगे हीलियम को तो ये 2He4 होगा, इस तरह से हीलियम का न्यूक्लियस रिप्रेजेंट किया जाएगा। यहां पर Z को हम बोलते हैं बेटा एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। A को हम बोलते हैं बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि अगर न्यूट्रॉन की संख्या आपको निकालनी है तो A माइनस Z करके आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, अच्छा, अलग अलग 2-3 डेफिनेशंस होती है जो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, यहां पर भी रिवाइज कर लो। अगर Z नंबर सेम है तो हम उन एलिमेंट्स को क्या कहते हैं बच्चों, वो आइसोटॉप्स हैं एक दूसरे के। ठीक है, अगर आइसो बार की बात करें तो उनका A नंबर सेम होना चाहिए बेटा, और अगर आइसोटॉन्स की बात करें तो A माइनस Z नंबर सेम होना चाहिए। ये छोटी छोटी 2-3 बातें हमने समझी। अब अगर हमने कहा कि सर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, दो ही तो चीजें हैं न्यूक्लियस के पास, तो भाई टोटल मास ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या प्लस एक प्रोटॉन का मास। ठीक है, सॉरी, प्रोटॉन की संख्या इंटू में एक प्रोटॉन का मास, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या इंटू में न्यूट्रॉन का मास। यही मास ऑफ न्यूक्लियस होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया कि यहां पर मास एक्चुअली थोड़ा सा कम होता है। दिस इज मास ऑफ न्यूक्लियस विच इज स्लाइटली लेसर देन दिस टोटल मास बेटा, और इसी को हम मास डिफेक्ट के नाम से जानते हैं बेटा। यही मास डिफेक्ट यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है, आप देखिए जरा। ठीक है, तो ये मास डिफेक्ट आप देख पा रहे हैं एवरीवन। तो ये मास डिफेक्ट आप देख पा रहे हैं, यहां पर आपको सामने दिख रहा है कि सर दिस इज द मास डिफेक्ट का फॉर्मूला बेटा। ठीक है, Z इंटू में MP, A माइनस Z इंटू में MN माइनस ऑफ N बेटा। अब अगर इसी को आइंस्टाइन का जो एनर्जी मास एनर्जी इक्विवेलेंस का इक्वेशन है बेटा, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, अगर मैं यहां पर लिखूंगा डेल्टा E तो ये हो जाएगा बच्चों डेल्टा M इंटू में C स्क्वायर, जहां पर डेल्टा M को मास डिफेक्ट कहते हैं। तो यहां ये टर्म निकल कर आता है बाइंडिंग एनर्जी। सो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा MC स्क्वायर बेटा, और अगर इसी बाइंडिंग एनर्जी को अगर आप A से डिवाइड कर दोगे तो यह आएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। सो डेल्टा M डिवाइडेड बाय A, यहां पर आपने 931 का क्यों मल्टीप्लाई किया है वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स में किसी भी मास को हम रिप्रेजेंट करेंगे एटॉमिक मास यूनिट में बेटा। एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, तो एटॉमिक मास यूनिट होती है 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ कार्बन एटम बेटा। क्या होगा वो, 1/12 ऑफ कार्बन एटम होगा, एंड 1 AMU इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां पर जो आपने एनर्जी देखी थी, इस एनर्जी में ये जो वैल्यू है बेटा डेल्टा M की, अगर इसको हमने AMU में लिया तो अगर मान लीजिए ये 5 AMU है,
तो 1 AMU के पास एनर्जी कितनी होगी 931, तो 5 इंटू में 931 वो टोटल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफाइन कर रहे होते हैं। बाय गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट बच्चों, बाय गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट आप यहां पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कर्व अगर बनाएंगे तो एनसीईआरटी में भी ये कर्व एग्जैक्टली मेंशन्ड है। आप देखेंगे कि सर जिन एलिमेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कमजोर है वो यहां पर अनस्टेबल है एंड दे विल फ्यूज टुगेदर, और फ्यूज होके वो स्टेबल एलिमेंट की तरफ जाना चाहते हैं। यहां पर हाइड्रोजन के जो आइसोटॉप्स हैं बेटा वो फ्यूज होकर हीलियम बनाते हैं टू अचीव मोर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड हेंस मोर स्टेबिलिटी। उसी तरह से जब आप मास नंबर इंक्रीज करते हो तो मास नंबर के इंक्रीज होने से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज होने लगती है। साइज इंक्रीज हो रहा है बेटा, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपका डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से ये एलिमेंट फ्यूजन की प्रोसेस करते हैं, यानी कि ये टूटते हैं और टूटकर स्टेबल एलिमेंट्स की तरफ जाते हैं। इस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के कर्व में देखने से आपको आइडिया लगेगा कि सर आयरन इज द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट। ठीक है, आयरन सबसे ज्यादा स्टेबल एलिमेंट है। तो जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती है वो फ्यूज करके हायर बाइंडिंग एनर्जी की तरफ जाते हैं। जिनकी बाइंडिंग एनर्जी, जिनकी साइज ज्यादा होती है, बाइंडिंग एनर्जी कम होती है, वो टूटकर हायर बाइंडिंग एनर्जी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे होते हैं टू गेन दी स्टेबिलिटी। यहीं से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में और रेडियो एक्टिविटी के बारे में हमें पता चलता है। तो यहां तक सारी चीजें क्लियर है बच्चों। अब कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन अगर हो रही है, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन अगर हो रही है, मान लीजिए कोई एक एलिमेंट है X, ये कन्वर्ट हुआ Z में बाय रिलीजिंग सम पार्टिकल से, तो यहां पर एक वैल्यू रिलीज होगी जिसे हम कहेंगे बेटा Q वैल्यू। क्या कहेंगे बेटा? Q वैल्यू। तो एक बात ध्यान रखना बेटा, इस तरफ होंगे आपके प्रोडक्ट, इस तरफ होंगे आपके रिएक्टेंट्स, इस तरफ होंगे आपके प्रोडक्ट। तो Z नंबर दोनों तरफ क्या रहना चाहिए बेटा? कांस्टेंट। साथ ही साथ A नंबर भी दोनों तरफ क्या रहना चाहिए बेटा? कांस्टेंट। तभी ये न्यूक्लियर रिएक्शन स्टेबल होगी। ठीक है, तो इस बात का हम ध्यान रखें। Q वैल्यू आपको निकालनी होती है, कई बार क्वेश्चन आते बेटा। तो Q वैल्यू अगर आपको निकालना है तो टोटल एनर्जी, यहां पर आप ऐसे लिखेंगे सर टोटल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की टोटल एनर्जी में से माइनस कर देंगे बेटा आप टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, जो भी आपके रिएक्टेंट्स थे उनकी टोटल एनर्जी को आप माइनस कर दीजिए। तो जो वैल्यू आएगी उसे हम Q वैल्यू कहते हैं। अगर ये Q आपका मोर देन 0 है हम इसे कहेंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस बेटा, और अगर ये Q आपका लेस देन 0 से हम कहेंगे एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, एनर्जी रिलीज हो रही है या एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। मेरे ख्याल से यहां तक सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो चुकी हैं, तो कहीं कोई कंफ्यूजन है नहीं बेटा। यहां पर एनर्जी के बारे में देखो लिखा हुआ है सारी की सारी बातें, ये एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा नोट्स में। ठीक है, ठीक। नोट्स कहां पर मिलेंगे सर? टेलीग्राम पे जाकर सर्च करो माहिर सर, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ कमिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज रेडियो एक्टिविटी। बेटा क्या है रेडियो एक्टिविटी, इसको समझते हैं। ठीक है, आ जाओ जरा। तो अलग अलग आप यहां पर अगर देखेंगे तो आपको एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो एक होता है अल्फा डीके, एक होता है बीटा डीके और एक होता है बेटा गामा डीके। तीनों को हम यहां पर समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों अल्फा डीके की। ठीक है, एन अल्फा पार्टिकल इज अ हीलियम न्यूक्लियस। ये किसके बराबर होता है? हीलियम न्यूक्लियस की तरह होता है, नॉट हीलियम एलिमेंट, क्योंकि हीलियम एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसलिए अल्फा जो पार्टिकल है वो हीलियम न्यूक्लियस की तरह होता है। यानी कि क्या होगा बच्चों? 2He4 की तरह। इसका मतलब यह है जिसके पास चार्ज होगा ट्वाइस टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड मास होगा 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, दस अ न्यूक्लियस इमिटिंग अल्फा पार्टिकल लूजेस 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। बेटा ठीक है, इसे डबली आयोनाइज्ड हीलियम आयन आफ्टर इमिशन ऑफ 1 अल्फा पार्टिकल, एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2 एंड मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4। इसे हम कह सकते हैं, जैसे आप यहां पर देखिए x में से एक अल्फा निकला, z यहां पर रिड्यूस बाय 2 हो गया, a यहां पर रिड्यूस बाय 4 हो गया। बेटा ठीक है, एग्जांपल के तौर पर यूरेनियम 238 का एग्जांपल लिया हुआ है, 92 becomes 90, 238 becomes 234। बेटा ठीक है, चलिए बीटा डीके की बात करते हैं। बीटा में दे रहा 2 डीकेज, वन इज पॉजिटिव डीके एंड वन इज नेगेटिव डीके। बीटा डीके कैन इन्वॉल्व द इमिशन ऑफ आइदर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। बेटा इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज -e होता है, मास me होता है, पॉजिट्रॉन जिसका चार्ज +e होता है और मास यहां पर me होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस पॉजिट्रॉन एंड प्रोटॉन? कभी अगर आपके मन में यह ख्याल आता है बेटा, तो पॉजिट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होता है, लेकिन मास एक्चुअली इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है। ठीक है, यहां लिखा भी हुआ है, अ पॉजिट्रॉन इज अ फॉर्म ऑफ एंटी मैटर विच हैज अ चार्ज इक्वल टू +e एंड मास इक्वल टू, देखिए जरा यहां पर इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बहुत बढ़िया। द इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन इमिटेड इन बीटा डीके डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। बेटा वो न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर तो अल्फा, न्यूक्लियस के अंदर क्या है बेटा? न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, तो यहां पर बीटा डीके न्यूक्लियस के अंदर नहीं होते हैं। इन दिस
ये जो बीटा पॉजिटिव डीके बेटा इसको समझ लीजिए जरा। इन दिस न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोटॉन विथ इमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो बेटा। न्यूट्रॉन कन्वर्ट होगा किसमें, प्रोटॉन में, और एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। जबकि बीटा नेगेटिव डीके की अगर आप बात करते हैं तो इसमें प्रोटॉन चेंजेस इनटू न्यूट्रॉन बेटा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है और यहां पर पार्टिकल रिलीज होता है आपका न्यूट्रिनो, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल आप यहां पर ध्यान रखेंगे, बहुत बढ़िया। गामा डीके, आफ्टर इमिशन देयर इज नो चेंज इन द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, यानी कि जो गामा है वो एक तरह से न्यूट्रल पार्टिकल है बेटा, न तो वो मास नंबर में चेंज करेगा और ना ही वो चेंज करेगा आपके जेड नंबर में। एक तरह से आप इसको फोटोन की तरह ट्रीट कर सकते हैं, फोटोन की तरह ही आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। रेट ऑफ डीके लो बेटा, रेडियो एक्टिविटी के लॉज आ जाते हैं। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन dn डिवाइडेड बाय dt, n यहां पर क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड प्रेजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बेटा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। dn बाई dt का रेट इज इक्वल टू लैम्डा, जहां पर लैम्डा को हम कहेंगे डी के कांस्टेंट बेटा, जहां पर हम लैम्डा को कहेंगे डी के कांस्टेंट एंड dn बाई dt को कहेंगे रेट ऑफ न्यूक्लियाई डीके एंड n को कहेंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। नंबर ऑफ अनडिकेड एटम एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, n इज इक्वल टू n0 e टू द पावर लैम्डा t, जहां पर n0 इनिशियल न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट t इक्वल्स टू 0 बेटा, यानी कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पर, और n इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहां पर आता है बच्चों हाफ लाइफ। हाफ लाइफ वो टाइम होता है जिसमें जो ओरिजिनली प्रेजेंट न्यूक्लियाई होते हैं उनकी संख्या घटकर हाफ रह जाती है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपके पास n0 है तो दैट विल बी रिड्यूस्ड टू n0 डिवाइडेड बाय 2 बेटा। तो यहां पर जो समय लगता है उसी समय को हम कहते हैं यहां पर t हाफ, यानी कि हाफ लाइफ, ठीक है। नाउ आफ्टर n हाफ लाइफ, नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ इज, ये फॉर्मूला बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। n हाफ लाइफ बीतने के बाद कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड रह जाते हैं, तो n0 इंटू में 1 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n बेटा, ठीक है। मीन लाइफ क्या होता है, तो टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है बच्चों टाउ इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा विच इज 1.44 टाइम्स ऑफ t रूट 2 बेटा, ठीक है। आफ्टर अ टाइम इक्वल टू मीन लाइफ the number of radioactive nuclei decreases to 1 by e times of approximately 37% of their original value। ये बात ध्यान रखिएगा कि 1 मीन लाइफ जब खत्म हो जाती है तो कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियाई यहां पर डिक्रीज हो जाता है, तो डिक्रीज्ड टू 1 by e, यानी कि 37% ऑफ देयर एक्चुअल वैल्यू बेटा, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी, एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट बेटा, एक्टिविटी का मतलब होता है dn by dt ओनली, ठीक है। तो ये होता है a इज इक्वल टू a0 e टू द पावर माइनस लैम्डा t। तो ये था कंप्लीट न्यूक्लियर चैप्टर बेटा, ये था कंप्लीट न्यूक्लियर चैप्टर, और कंप्लीट न्यूक्लियर चैप्टर के सारी की सारी बेसिक सी चीजें, ठीक है, जो आप लोगों ने अभी पढ़ी, समझी, रिवाइज करी, ठीक है। ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक यहां पर है बेटा t.me/mahisarphysics, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। हैशटैग निश्चय नीट का, ठीक है। अगर आपको क्रैक करना है बेटा तो पूरा जी जान डालना है, ये 20 दिन आपको पूरी तरह से मेहनत करनी है, ठीक है। तो जिस तरह से आज हमने नीट फिजिक्स फ्लैश को समझकर न्यूक्लियाई रिवाइज किया है, ऐसे हम और भी चैप्टर रिवाइज करते रहेंगे। मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा, डेली 3 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगा चैनल पर, तो आप इसे बड़ी शिद्दत से जरूर देखें एंड डू लेट मी नो कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर जरूर करें। विश ऑल द वेरी बेस्ट।